तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है और देश की आर्थिक सेहत बताने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स क्या रही और देश की आर्थिक सेहत कैसी नजर आ रही है? जी, आर्थिक सर्वे में अगले कारोबारी साल के लिए जो अनुमान दिया गया है उसकी तरफ सबका ध्यान खींच रहा है और 2025-26 में ये 6.3 यानी 6.3 से लेकर के 6.8% के बीच जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रहने वाला है। अब ये जो अनुमान है इसके बहुत सारे कह सकते हैं मायने निकाले जा सकते हैं। अगर ये ग्रोथ का अनुमान रहता है तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर पाना कितना मुमकिन होगा, ये ग्रोथ का अनुमान रहता है तो टैक्स कलेक्शन के आंकड़े क्या कहेंगे और क्या आगे करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ बढ़ाया जा सके। इसके लिए अगर आप देखें तो आर्थिक सर्वे में जो सबसे पहली बात कही गई है वो कही गई चुनौतियां क्या हैं, और चुनौतियों को लेकर सबसे पहला चैप्टर जो चैप्टर 1 है वो है चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। उसमें इस बात की पूरी व्याख्या की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर देश एक्सपोर्ट का पाबंदी लगा रहा है, उस पर शिकंजा कस रहा है, इम्पोर्ट पर शिकंजा कस रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। एक तरफ इशारा आर्थिक सर्वे में किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भले ही कोई देश कितना भी जोर दे ले, लेकिन खास तौर से चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे सोलर पावर मॉड्यूल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की बैटरी की बात करें, वहाँ पे चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं आर्थिक सर्वे में। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 महत्वपूर्ण सेगमेंट में बांट करके अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। उनमें से एक है कि डी रेगुलेशन के जरिए रिफॉर्म किया जाए। डी रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनियों से जुड़े हुए जो कानून हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कानून हैं, उसमें बदलाव किया जाए, इंडस्ट्री के ऊपर पाबंदियां कम से कम की जाए। इसमें एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है जो थोड़ी सी दिलचस्प है कि ओवर टाइम के नियम को बदला जाए। ओवर टाइम पे जो अधिकतम सीमा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत, उसकी सीमा को बढ़ाई जाए। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों 90 घंटे पर हफ्ते या फिर 70 घंटे पर हफ्ते के पर विवाद हुआ था। कई सारी कंपनियों को CEO ने इस मामले को उठाया भी था, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसकी सिफारिश की गई है। एक जो बात चौथे चैप्टर में कहा गया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के। जो जीरो नेट एमिशन की बात हम लोग करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, उस पर यहाँ पे थोड़ा सा नरम रवैया अपनाने की वकालत आर्थिक सर्वे में की गई है और कहा गया है कि अगर ग्रीन एनर्जी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों की जो कॉम्पिटिटिवनेस है दूसरे देशों की कंपनियों के मुकाबले वो कम हो सकती है। ये एक बड़ी बात है कि इसको सरकार कैसे लेती है। और जो आगे बात कही गई है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात कही गई है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही है, वही हमारा मजबूत पक्ष है। इस पर अगर फोकस करते हैं तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज बढ़ेगी। जी, तो लक्ष्मण जी, अब सबकी नजरें टिकी हैं बजट पर, तो इस सर्वे से कल के बजट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, वैसे तो बजट बनाना और आर्थिक सर्वे बनाना बिल्कुल अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन बजट बनाने वाली टीम के मुखिया और आर्थिक सर्वे बनाने वाली टीम के मुखिया एक ही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसलिए माना जाता है कि आर्थिक सर्वे में जो बातें कही गई हैं शायद उसकी झलक बजट में आपको देखने को मिले, या फिर इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों से जुड़ा हुआ सुझाव या फिर उपाय बजट में आपको देखने को मिले। इस लिहाज से देखें तो जो कंजम्पशन की बात है उस पर कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत तो बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा नरम रवैया है। तो शहरी क्षेत्र में कंजम्पशन बढ़ाना है तो एक बात मानी जाती है कि आप इनकम टैक्स में रियायत दे दीजिए, तो शायद इनकम टैक्स में रियायत को उम्मीद की जानी चाहिए आपको बजट से। दूसरी महत्वपूर्ण बात इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कृषि क्षेत्र पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो शायद बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस हो, रिफॉर्म पर ज़्यादा फोकस हो, नई तकनीक पर ज़्यादा फोकस हो। एग्रीकल्चर एक ज़्यादा फोकस पॉइंट रह सकता है वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों की बात कही गई है, तो घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ ठोस कदम उठते हुए आपको बजट में देख सकते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कई सारे संकेत बजट को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे में निकलकर सामने आए हैं।
जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, इकोनॉमिक सर्वे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिल सकता है और इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवी लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाए। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट देश के विकास का आधार रखेगा। 2047 तक देश विकसित होकर रहेगा। साथ ही उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के रोड मैप और नारी शक्ति पर भी बात की। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि आर्थिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। तो असीम बताएं, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या बड़ी बातें शामिल की गई हैं? आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत के कृषि सेक्टर का इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये सेक्टर पिछले 5 सालों से लगातार 5% की दर से बढ़ रहा। इतना ही नहीं, इससे जुड़े हुए जितने भी अलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो मछली पालन हो, पशुपालन हो, वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके चलते भारत के जीडीपी में कृषि और उसके अलाइड सेक्टर का योगदान कुल बढ़ करके 16% के आसपास हो गया है। और इसके साथ जो क्रॉप्स हैं उसके उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2024 में जो खरीफ फसलों का उत्पादन है वो रिकॉर्ड रहा, 1647 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर हमें फसलों का उत्पादन देखने को मिला। किसान भी अब क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड अभी सक्रिय है। फसल बीमा योजना के अंदर करीबन 24% किसानों ने इस साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया और पिछले 5 सालों के अंदर जो सिंचाई का एरिया है वो बढ़ करके 55% तक हो गया। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसको अगर आपको आगे बढ़ावा देना तो इसके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ये सेक्टर आगे भी इसी तेजी से बढ़ता रहे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वे में क्या कहा है। उनका कहना है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इनकम और रोजगार के मौके बढ़ाना जरूरी है। Recommendation which is made not just to the union government but to governments around the country is actually a step to boosting employment, income generation and therefore consumption. This is about deregulation, is exactly towards that. It is not a recommendation only to the union government. So by simplifying regulations and by looking into the nuts and bolts of regulations that affect small businesses, we are lowering the cost of doing business for them, therefore opening up the space for them to hire more, which will lead to income growth and therefore better consumption. That is the very precise recommendation that the economic survey is making to governments all around the country. साथ ही सीए ने कॉर्पोरेट इंडिया को भी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि कैपेक्स का भार प्राइवेट सेक्टर पर है। कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी कुछ करने की जरूरत है। कंपनियों के प्रॉफिट 15 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन वेज ग्रोथ धीमी हो रही है। कंपनियों को जॉब क्रिएशन को गंभीरता से लेना चाहिए।
If you look at the growth in profitability and the growth in employment expenses, which is a combination of hiring and compensation, there is a huge disparity between the two, which has been highlighted by several private sector players themselves in the last few months. And this happened even as Indian corporate sector profitability hit a 15-year high in March 2024. वहीं इंडस्ट्री के दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान पर थोड़ी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने टारगेट हाई रखने चाहिए। नहीं, थोड़ी कम है क्योंकि 6.5 के आसपास इस साल का लग रहा है, तो जरूर कुछ ग्रोथ तो होना चाहिए, मगर जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि एक फ्लैट नेक्स्ट ईयर रहेगा इस साल के कंपैरिजन में, तो थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है। मगर मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो 2 क्वार्टर की आउटलुक आई है उससे यही एक संभावना थी कि ग्रोथ का थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लो नंबर लेके जाना शायद अच्छी बात नहीं है, उनको तो अपने टारगेट को थोड़ा हाई रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे से बजट के लिए क्या मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की साझा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार 3 गुना स्पीड से काम कर रही है। भारत दुनिया के सामने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटना और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजना, पीएम किसान निधि, आदिवासियों के लिए धरती आबा योजना और छात्रों के लिए विजय लक्ष्मी योजना की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ बोर्ड में संशोधन पर सरकार ने तेजी से काम किया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास की योजना बना रही है। साथ ही सरकार का एक ही संकल्प है, विकसित भारत। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। तो जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने रंग में भंग डालने वाले बयान दिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान थक गई थी। उन्होंने बात में प्रेसिडेंट को पुअर थिंग कहकर संबोधित किया। बोरिंग, नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना,
ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरें। 2 दिन बाद पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासतौर पर इनकम टैक्स में भी बड़े बदलाव होने की संभावना है। तो इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। देखिए, बजट को लेकर के अब बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ बजट भाषण है जो आखिर समय तक उसमें बदलाव होता रहा, तो उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज़ पर रह सकता है वह है आपको ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप कई सारे ठोस कदम, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम वित्त मंत्री की तरफ से आप सुन सकते हैं। और उसमें भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है। खासतौर से रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट, ये 3 सेगमेंट पर विशेष जोर रहेगा जहां पे सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाती हुई आपको दिखेगी। दूसरा जो केंद्र बिंदु रह सकता है, जो हेडलाइन सब निकल के आ सकती है, वो आपको मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाले कई सारे कदमों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनमें से कुछ कदमों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखे। और उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। तो इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग तरीके पर विचार हुआ है। उनमें से हो सकता है किसी एक को अपनाया जाए और इनकम टैक्स में राहत यहाँ पे मिले। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर इनकम टैक्स से निकल के आ सकती है कि इनकम टैक्स के नियमों में एक तरीके से बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि उसके नियम को आसान बनाया जाए। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कॉर्पोरेट टैक्स में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कटौती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है, लेकिन बजट इस बार दिलचस्प रहने वाला है। साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बजट में टैक्स के मोर्चे पर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, आईटी हार्डवेयर और टॉयज समेत करीब 100 से ज्यादा आइटम्स के इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है। तो इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार इस बार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर बड़े बदलाव कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीब 100 आइटम्स के इंपोर्ट ड्यूटी में फेरबदल हो सकता है, जिससे सीधे तौर पर टेक्सटाइल, आईटी, टेलीकॉम, ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर और टॉय जैसे सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। दरअसल इन आइटम्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, लिहाजा इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार इन तमाम आइटम्स के इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करेगी। ये करीब 100 से ज्यादा आइटम्स हैं जिस पर बदलाव किया जा सकता है। इसके तहत 3 कैटेगरी बनाई जा सकती है, जिसमें रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स और फिनिश गुड्स की कैटेगरी हो सकती है, जिसके तहत अलग अलग दरें हो सकती हैं। इससे सीधे तौर पर यह फायदा होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसके इन ड्यूटी इन्वर्जन्स की वजह से उनका क्रेडिट अटकता है, वो फंड अटकना बंद हो जाएगा और उन्हें सीधे तौर पर इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो एविएशन सेक्टर के लिए इस बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, बजट में इस बार ड्रोन सेक्टर को खास बूस्ट मिल सकता है। ड्रोन पीएलआई के अगले चरण की घोषणा की जा सकती है, जिसमें फोकस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर रहने वाला है। पिछली पीएलआई स्कीम 120 करोड़ की थी, इस बार दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और करीब 3 साल के लिए 1000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा उड़ान 2.0 स्कीम की घोषणा भी की जा सकती है, जो 10 सालों के लिए होगी और यहाँ पर फोकस होने जा रहा है छोटे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। एक खास स्पेशल पर्पस व्हीकल की घोषणा भी सरकार कर सकती है, जो कि भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी। इसके अलावा कई सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की घोषणा इस बजट में संभव है और साथ ही एयरक्राफ्ट को एसेट का दर्जा दिया जाने संबंधी घोषणा भी की जा सकती है इस बार बजट में। और इस सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा मिलने से इसमें फंडिंग थोड़ी आसान हो सकती है।
तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि लक्ष्मण जी, आलोक और रोहन ने आपको बताया बड़े सेक्टर में कौन सी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं कल बजट में। और अब बात करते हैं हमारी बजट से जुड़ी खास मुहिम मेरा बजट मेरी आवाज़ की, जिसके तहत हमने आम लोगों की बजट से उम्मीदों को आवाज़ दी। और आज शाम टैक्स एक्सपर्ट और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ हम करेंगे इन बजट उम्मीदों पर चर्चा। तो ज़रूर देखिए आज शाम 5:57 पर मेरा बजट मेरी आवाज़। अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। आम बजट से पहले बाजार में शानदार तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 741 पॉइंट चढ़कर 70,501 पर और निफ्टी 259 पॉइंट चढ़कर 23,508 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी दिखाई दी। 22,800 पर बॉटम बनने के अभी संकेत नहीं है, ये कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में गौतम शाह ने कहा कि बाजार के लिए 23,500 के पार पहुंचना बड़ा चैलेंज है। 22,800 एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल था ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट मार्केट ने वहां से एक रिबाउंड देखा है, बट अभी तक कंप्लीट कंफर्मेशन है नहीं कि हम बोल सके कि 22,800 एक बॉटम है, क्योंकि हम अभी भी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक एक फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि बाजार मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, सो दैट इज अवेटेड। बट अगर आप ब्रेड डेटा देखें तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट इज वेरी वेरी ओवरसोल्ड। और हम ये पिछले 20-25 साल का डेटा देख के हमने एक व्यू डाली कि 22,800 23,000 पे मार्केट एक बार स्टेबल होना चाहिए। अब जो रियल चैलेंज है मार्केट के लिए वो है 23,350 टू 23,500। अब ये एक ऐसी जोन है जहां पर मल्टीपल स्टडीज के कारण इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट्स है। सो देयर इज अ बैटल अराउंड दिस जोन, और अगर ये जोन निकलता है देन आई थिंक वी कैन सेफली से दैट द मार्केट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, और उसके बाद हम बड़ी तेजी की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि बाजार 24,200 तक भी चला जाए। सो अभी एक फाइटिंग रेंज में है। आई थिंक इस मार्केट को शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आई थिंक यू शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months। अब बात करते हैं सोने की बढ़ती चमक की। सोना हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। आलम यह है कि एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा ने 82,415 रुपए का रिकॉर्ड हाई बनाया है। कॉमिक्स पर भी भाव $2859 तक पहुंच चुके हैं। सोने में तेजी आने के कई कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जिससे सोने की कीमतों को पुश मिला है। यही नहीं, बाजार को अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद है, जिससे सोने के भाव बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक तरफ चुनाव आयोग पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी लाने का भी दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि यमुना के पानी में हरियाणा से अमोनिया मिलाए जाने के मामले में उन्हें सफलता मिली है और यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7 ppm से घटकर 2.1 ppm हो गया है। दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल को हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए यमुना के पानी पर वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार
दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल है बिग बजट डे और आप जरूर जुड़े CNBC आवाज के साथ। सुबह 7 बजे से ही सबसे बड़ा पैनल आपको मिलेगा, एक्सपर्ट मिलेंगे आपकी भाषा में आपको बजट समझाने के लिए और दिखाने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।